नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजन कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 529 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है? ऑप्शन है दाब संहन द्वारा, संहन प्लग द्वारा, ईंधन के साथ मिले तेल द्वारा। सिलेंडर को चिकनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका डी ऑप्शन है, जो कि आपको शायद ढंग से ना दिख रहा हो। तो सिलेंडर को चिकनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका डी ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति जिसके द्वारा चिकनाई जाती है वह रहता है हमारा कि ईंधन के साथ मिले तेल के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टू स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर भित्ति ईंधन के साथ मिले लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा सिलेंडर भित्ति का लुब्रिकेशन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 530 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है किसके लिए? ऑप्शन है शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में, सक्शन स्ट्रोक द्वारा वायु के ताप नियंत्रण करने में, लुब्रिकेटिंग ऑयल के ताप नियंत्रण में, निकलने वाली गैसों के ताप नियंत्रण करने में। तो देखिए ऑटोमोबाइल इंजनों में जो थर्मोस्टेट लगाया जाता है वो उसका मेन काम होता है कि शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में। तो ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट वालों का प्रयोग शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में लगाया जाता है। और इंजन को ठंडी अवस्था में स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है कि इसका तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे न गिरने दिया जाए। पानी का तापमान बनाए रखने के लिए उसके परिचालन मार्ग में थर्मोस्टेट लगा दिया जाता है, जो इंजन से रेडिएटर के बीच पानी का प्रवाह तापमान की निश्चित सीमा के नीचे नहीं होने देता है। और सामान्यतः जो थर्मोस्टेट होता है यह 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी का ताप नहीं होने देता है। तो 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान नहीं होने देता है ये थर्मोस्टेट। और 531 नंबर का क्वेश्चन है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? ऑप्शन है इसका निम्न घनत्व, उच्च विशिष्ट घनत्व, निम्न क्वथनांक, आसानी से उपलब्धता। तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग जिस कारण से किया जाता है वह रहता है कि उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग जल के उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। और रेडिएटर का प्रयोग इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। रेडिएटर प्रायः पीतल के बनाए जाते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है तरल, पेस्ट, ठोस, मिश्रित, डी है यह सभी। तो देखिए जो लुब्रिकेंट होते हैं यह ठोस, अर्ध और ठोस तथा तरल सब होते हैं। तो तरल भी होता है, पेस्ट भी होता है, ठोस मिश्रित भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर बात करें ठोस का, देखिए ठोस में हमारा क्या आ जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है लुब्रिकेंट। और अगर सेमी सॉलिड की बात करें यानी कि अर्ध ठोस की बात करें तो हमारा ग्रीस आ जाता है। अगर वही तरल की बात करें तो लुब्रिकेशन ऑयल, जो कि आपको पता ही है। तो ये हो गया हमारा लुब्रिकेंट के प्रकार। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है जिसे बेस ऑयल कहते हैं और रसायन कहलाता है। रेजिन्स, एडिक्टिव्स, प्रेसिवेटर्स, कैटेलिस्ट। तो आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेंट ऑयल बनाने में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है जिसे बेस ऑयल कहते हैं। और रसायन जो होता है वह हमारा एडिटिव्स कहलाता है, एडिटिव्स कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि वाष्पनीय शीतलन में क्या होता है? तो देखिए जो वाष्पनीय शीतलन होता है इसमें होता है कि हवा में स्वेद्य ऊष्मा दी जाती है जिससे हमेशा क्या होता है, ठंडा होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाष्पनीय शीतलन में हवा में स्वेद्य ऊष्मा दी जाती है जिससे हमेशा ठंडा होता रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेडिएटर की नियमित व यदा कदा रख रखाव में क्या शामिल है? तो देखिए रेडिएटर की नियमित व यदा कदा रख रखाव में जो शामिल होता है वह रहता है कि नियमित रूप अंतः प्रचालन करना। तो रेडिएटर के नियमित व यदा कदा रख रखाव में नियमित रूप अंतः प्रक्षालन करना शामिल है। रेडिएटर पीतल का बनाया जाता है जिससे वातावरण और जल से रेडिएटर पर कोई नुकसान न पहुंचे। 36 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने से आवाज़ होगी, उपयुक्त सभी के लिए। तो यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहन तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होता है कि मशीन भी घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक भी व्यय होगा यानी खर्चा होगा, और मशीन के चलने से आवाज़ भी हो सकती है।
तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है? एक निश्चित अवधि तक मशीन के चलने के बाद। और कह रहा है कि मशीन में तेल भरने पर एक निश्चित अवधि के बाद। सी कह रहा है कि एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद, अथवा मशीन में तेल भरने की एक निश्चित अवधि के बाद, दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका सी आंसर ही करेक्ट होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन में पर्याप्त कूलिंग ना करने से कौन सी समस्या आ सकती है? ऑप्शन है सीजिंग, प्रीइग्निशन, नॉकिंग, डी है यह सभी। तो इंजन में अगर आप लोग पर्याप्त कूलिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका रीजन ये हो सकता है, समस्या आ सकती है कि आपका सीजिंग भी हो सकता है, प्रीइग्निशन भी हो सकता है, नॉकिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रीइग्निशन क्या है कि ईंधन का समय से पहले दहन हो जाना प्रीइग्निशन कहलाता है। सीजिंग क्या है तो सिलेंडर में पिस्टन जाम हो जाता है, ये हमारा सीजिंग कहलाता है। और नॉकिंग जो है क्या आपको पता है कि ऑक्टेन नंबर के कारण होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन को बाहरी रूप से पानी से धोने व साफ करने का फायदा क्या है? तो देखिए, इंजन को बाहरी रूप से पानी से धोने व साफ करने का जो फायदा होता है वह रहता है कि इंजन के पुर्जों की संभावित नुकसान का पता चल जाता है, और इंजन में जंग भी नहीं लगता, और इंजन की कूलिंग भी अच्छी बनी रहती है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य क्या है? ऑप्शन रेडिएटर को जंग से बचाना, इंजन को ज़्यादा ठंडा करना, रेडिएटर में पानी की खपत कम करना, रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। तो द एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि रेडिएटर का पानी जमने से रोकना एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य होता है। और एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य रेडिएटर का पानी जमने से रोकना होता है, और इसका प्रयोग अधिकतर ठंड देशों और प्रदेशों में किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एयर कूल्ड इंजन काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पानी खींचने में प्रयुक्त पंप, कार, बस, ट्रैक्टर। तो जिसमें एयर कूल्ड इंजन काम के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त होगा वह रहता है बस। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा बस। बस एयर कूल्ड इंजन काम के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त होता है, क्योंकि बस भारी वाहन है, इसे अधिक पावर की आवश्यकता होती है, जिसमें इंजन अधिक गर्म होता है। एयर कूल्ड होने से इंजन पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हो पाता है, जिससे इंजन में नॉकिंग और प्रीइग्निशन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बस में एयर कूल्ड सिस्टम अनुपयुक्त होता है, और इसके लिए हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं बस के लिए। तो बस के लिए हम लोग एयर कूल्ड इंजन काम नहीं लेते हैं, बल्कि वाटर कूल्ड इंजन का प्रयोग करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम बस यूज करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना क्या होती है? तो देखिए, इसके लिए हम लोग जो काम में लेते हैं वह रहता है, संरचना जो होता है वह कहलाता है फिंस। एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना या फिंस कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और एयर कूल्ड इंजन में फिंस जो बने होते हैं, जिससे सिलेंडर का सरफेस क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब हवाएं सिलेंडर से टकराती हैं तो सरफेस क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इंजन को पर्याप्त रूप से ठंडा करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या है? ऑप्शन है लूब ऑयल, रेडिएटर के जल के तापमान को नियंत्रित करना, रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करना, लूब ऑयल के तापमान को नियंत्रित करना। तो आपको भी पता होगी थर्मोस्टेट वाल्व का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग किस कार्य के लिए होता है? ऑप्शन है फिल्टर को साफ करने के लिए, रेडिएटर को साफ करने के लिए, सिलेंडर को साफ करने के लिए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को साफ करने के लिए। तो रिवर्स फ्लशिंग का जो उपयोग होता है वह होता है कि रेडिएटर को साफ करने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है किसी इंजन में लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, घर्षण कम होता है, इंजन को ठंडा करना है, पुर्जों को साफ सुथरा रखता है। तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन से जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है वो रहता है कि डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, यही इसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन का उद्देश्य ईंधन का दहन अच्छी तरह से करना नहीं होता, बल्कि लुब्रिकेशन का उद्देश्य इंजन को ठंडा करना, घर्षण कम करना और इंजन के पुर्जों का घिसाव कम करना, यह सभी कार्य होते हैं लुब्रिकेशन के। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन तेल का SAE संख्या क्या है? तो देखिए, SAE संख्या जो इंजन तेल का होता है वह आपका 80 90 30 से 40
और 40 से 50 ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इंजन तेल का सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, तो ये सही मतलब होता है आपका सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए यस ई विस्कोसिटी नंबर प्रस्तावित किया है, और यस ई संख्या जितनी अधिक होगी इंजन ऑयल की श्यानता उतनी ही अधिक होगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी बस में रेडिएटर पंखा हवा को खींचता है, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, दाएं से बाएं। तो रेडिएटर पंखा हवा को जो खींचता है बस में वो रहता है आगे से पीछे की ओर खींचता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि रेडिएटर पंप का कार्य क्या है? पानी को उबालने से बचाना, पानी को ठंडा करना, जल को परिचालित करना, डी है यह सभी। तो रेडिएटर पंप का जो कार्य होता है वह रहता है कि जल को परिचालित करना होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम का यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके ऊपरी भाग को अपर टैंक तथा निचले भाग को लोअर टैंक कहते हैं। दोनों टैंकों के बीच अनेक ट्यूबें लगी होती हैं और इन ट्यूबों के चारों तरफ फिन्स लगे होते हैं, और दोनों टैंकों के इस बीच के भाग को हम लोग कोर कहते हैं। इस रचना से इनका कूलिंग सरफेस अधिक हो जाता है, इससे संपर्क में अधिक हवा आती रहती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि रेडिएटर में पानी का प्रवाह कैसे होता है? तो रेडिएटर में पानी का जो प्रवाह होता है ऊपर से तली की ओर होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन होने का कारण क्या है? धूल कणों का मिश्रित होना, लव ऑयल का विखंडन, वायुमंडल के साथ इसकी अभिक्रिया, जली हुई गैसों के साथ लुब्रिकेंट ऑयल का मिश्रित होना। तो लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन होने का जो कारण होता है वो रहता है कि जली हुई गैसों के साथ लुब्रिकेंट ऑयल का मिश्रित होना। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का पता लगाया जाता है कैसे? पता लगाने की जरूरत नहीं है, डायल गेज के द्वारा, ऑयल संप को देखकर, डिपिस्टिक से। तो लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन, लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का जो हम लोग पता लगाते हैं वह लगाते हैं डिपिस्टिक से। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लुब्रिकेंट का ऑयल की सतह का पता हम लोग डिपिस्टिक से लगाते हैं। तेल में सल्फर की मात्रा अधिक होने पर या धातुओं पर जंग लगने लगता है, अतः लुब्रिकेंट में सल्फर की मात्रा को टेस्ट किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का पता कैसे लगाया जाता है? ये तो हो चुका। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? प्रज्वलन के लिए, घर्षण कम करने के लिए, इंजन ठंडा करने के लिए, डी, बी और सी दोनों के लिए। तो डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का जो उपयोग किया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि प्रज्वलन के लिए किया जाता है। सॉरी यहाँ पे क्या है, डीजल इंजन लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग, यहाँ पे एक नंबर छूट गया था, 52 नंबर। 53 नंबर है कि डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए और इंजन ठंडा रखने के लिए कि हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी और सी कथन दोनों सही होगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डीजल में लुब्रिकेंट ऑयल का काम होता है घर्षण को कम करना और इंजन को ठंडा रखना। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा 554 नंबर का क्वेश्चन, हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का तापक्रम करीब करीब कितना तक पहुंच जाता है? 2500 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 25,000 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। तो हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का जो तापमान होता है यह करीब करीब पहुंच जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कूलिंग निम्न में से किन किन कारकों पर निर्भर करता है? हवा के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल, हवा के बहने की दर, मेटल की ऊष्मा चालकता, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो एयर कूलिंग जिन जिन कारकों पर निर्भर करता है वो हवा के संपर्क के सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर आपका हवा ज़्यादा संपर्क में रह रहा है तो वो सतह जल्दी से ठंडा हो जाएगा। हवा के बहने की दर पर भी निर्भर करेगा और मेटल की ऊष्मा चालकता पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एयर कूल्ड इंजनों में कौन कौन से लाभ होते हैं? तो एयर कूल्ड इंजनों के जो लाभ होते हैं आपको बताना है। एयर कूल्ड इंजनों के कई लाभ होते हैं, जैसे कि आपका भार में हल्का भी होता है, लीकेज आसानी से पता चल जाता है, एंटी फ्रीज की आवश्यकता भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। और एयर कूल्ड इंजनों के और भी लाभ होते हैं, जैसे कि एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए, ये आपको पता है।
और ये हल्के भी होते हैं, और क्योंकि इनमें रेडिएटर और कूलिंग जेट तथा कूलेंट यह सब नहीं होता है, कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट भी नहीं होती है, कोई लीकेज नहीं होता है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, ठंडे वातावरण में भी चलाया जा सकता है जहाँ पानी जम जाता है, और उन स्थानों में चलाया जा सकता है जहाँ पानी की कमी हो। 57 नंबर क्वेश्चन है, एयर कूल्ड इंजनों में कौन सी हानियाँ होती हैं? कि भारी होता है, इसमें आवाज़ अधिक होती है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो एयर कूल्ड इंजनों में जो हानियाँ होती हैं वह होता है कि इसमें आवाज़ अधिक होती है। तो एयर कूलिंग की दक्षता कम होती है एयर कूल्ड इंजनों में। सिलेंडर का कूलिंग सब तरह से समान रूप से नहीं होता है, आवाज़ भी अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटरसाइकिल और स्कूटरों में ही होता है, जिसमें इंजन हवा में खुले रहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? फिल्म से, फिंस से, लुब्रिकेशन से, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल हम लोग जो बढ़ाते हैं वह फिंस से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दक्षता अधिक होती है? एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग दोनों की बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो जिसकी दक्षता अधिक होती है वह होता है हमारा वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग में क्या होता है कि ठंडा ज़्यादा रहता है, और एयर कूलिंग में उतना ठंडा नहीं हो पाता है। तो वाटर कूलिंग की दक्षता अधिक होगी, क्योंकि वाटर कूलिंग के सिस्टम में सिलेंडर, कंबस्टन चैम्बर, वाल्व स्टेम, वाल्व सीट के चारों तरफ बने वाटर जैकेट में पानी प्रवाहित होता रहता है। यह पानी इंजन की ऊष्मा को ग्रहण करता है, जब यह रेडिएटर में आता है तो ठंडा हो जाता है और पुनः वाटर जैकेट में पहुंच जाता है। इंजन चलते समय पानी का यह सर्कुलेशन बराबर बना रहता है और इंजन का कूलिंग होता रहता है। 560 नंबर क्वेश्चन है कि रेडिएटर प्रायः किस मेटल के बने होते हैं? पीतल, लोहा, जिंक, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडिएटर होते हैं यह प्रायः पीतल के बने होते हैं। और रेडिएटर वाटर कूलिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, जिसके द्वारा गर्म जल को वायु के माध्यम से ठंडा करते हैं। रेडिएटर कोर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ट्यूबुलर टाइप का, दूसरा होता है आपका सेलुलर टाइप का। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक वाल्व लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? पंप, फेंस, रेडिएटर, थर्मोस्टेट। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक वाल्व लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट वाल्व कहते हैं। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्मोस्टेट वाल्व। 62 नंबर क्वेश्चन है, फैन कहाँ लगाया जाता है? रेडिएटर के ऊपर, रेडिएटर के आगे, रेडिएटर के पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो जो फैन लगाया जाता है यह लगाया जाता है रेडिएटर के पीछे। यह उसी बेल्ट से चलता है जिससे वाटर पंप और जनरेटर चलता है, और यह रेडिएटर में होकर हवा खींचता है और इंजन के ऊपर फेंकता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, तेल की श्यानता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर द्वारा, मीटर द्वारा, किलोग्राम द्वारा, लीटर द्वारा। तो तेल की श्यानता हम लोग मापते हैं किसके द्वारा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। जबकि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग, आपको पता है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लीटर आपको पता है आयतन मापने के लिए करते हैं। किलोग्राम आपका भार है मापने के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, तेल के आंतरिक घर्षण को या उनके बहने के प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? विस्कोसिटी से, फायर पॉइंट से, पोर पॉइंट से, क्लाउड पॉइंट से। तो तेल के आंतरिक घर्षण को या उनके बहाव के प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये भी हो गया है। 65 नंबर नहीं है, 66 नंबर है, अब देख लीजिए। यदि किसी तेल को गर्म करें तो जिस तापक्रम पर इसकी सतह पर जलते हुए तीली जलाने से जलने की चमक निकले, उस तापक्रम को तेल का कौन सा पॉइंट कहते हैं? फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट। तो यदि किसी तेल को गर्म करें तो जिस तापक्रम पर इसकी सतह पर जलते हुए तीली लाने से जलने की चमक निकले, तो उस तापक्रम को हम लोग तेल का क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुब्रिकेशन में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? पेट्रोलियन, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, बी और सी दोनों। तो लुब्रिकेशन में जो विधियाँ हम लोग प्रयोग करते हैं वह रहता है स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम दोनों रहता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों कथन सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परेचर गेज का कार्य क्या है?
तो टेम्परेचर गेज का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका काम होता है पानी के ताप को दर्शाना। टेम्परेचर गेज का कार्य कूलिंग करने वाले पानी के ताप को दर्शाना होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? वेग भरण प्रणाली, दाब भरण प्रणाली, निर्वात भरण प्रणाली, पंप भरण प्रणाली। तो आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वह सिस्टम रहता है पंप भरण प्रणाली। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन लुब्रिकेशन का कार्य क्या है? घर्षण कम करने के लिए, घर्षण के कारण गर्मी को फैलाना, इंजन सिलेंडर को ठंडा करना, उपयुक्त सभी। तो आईसी इंजन लुब्रिकेशन का जो कार्य होता है वो होता है कि घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। तो आईसी इंजन लुब्रिकेशन इंजन के पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए करते हैं। इंजन में लुब्रिकेशन से जंग नहीं लगता है तथा उष्मा निष्कासन के लिए एक लुब्रिकेशन एक माध्यम होता है। लुब्रिकेशन चल भागों में घिसाव को कम करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ के वायुरोधक, दाबरोधक, जलरोधक आदि करने के लिए दो धातु सतह के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं? कागज, गैस्केट, प्लेट, वाशर। तो इसे हम लोग बोलते हैं गैस्केट। तो जोड़ के वायुरोधक, दाबरोधक, जलरोधक आदि करने के लिए दो धातु सतहों के बीच रखे गए पैकिंग को गैस्केट कहते हैं। गैस्केट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉपर एस्बेस्टस गैस्केट, स्टील एस्बेस्टस गैस्केट, स्टील एस्बेस्टस कॉपर एस्बेस्टस गैस्केट और स्टेनलेस स्टील गैस्केट। ये सब होते हैं गैस्केट के प्रकार। कैम्पशाफ्ट का लुब्रिकेशन पहुंचता है ऑयल टैंक में डीप लुब्रिकेशन से, स्प्लैश से, ऑयल गैलरी से। तो कैम्पशाफ्ट का जो लुब्रिकेशन पहुंचता है वह ऑयल गैलरी से पहुंचता है। तो कैम्पशाफ्ट के द्वारा ऑयल पंप चलता है और ऑयल गैलरी से ऑयल पंप के द्वारा लुब्रिकेशन कैम्पशाफ्ट का किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है अच्छा ऑयल स्क्रैच के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है? इनसाइड बेवल रिंग, टैप साइड रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा ऑयल स्क्रैच के लिए जिस पिस्टन रिंग का उपयोग किया जाता है वह रहता है ऑयल कंट्रोलिंग रिंग। 74 नंबर क्वेश्चन है ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ पे लगा होता है? तो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है यह लगा होता है तेल के दाब को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे है कि ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व है ना, तो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए हम लोग ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। याद रखिएगा कि फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए हम लोग ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। अब है 75 नंबर क्वेश्चन कि ऑयल संप होता है जिसमें ऑयल क्षमता है, जिसमें डीजल इंजन भरा होता है, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑयल संप जो रहता है वो रहता है जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो, वह ऑयल संप होता है। तो ऑयल संप इंजन क्रैंक केस का निचला भाग होता है, इसमें लुब्रिकेशन ऑयल भरा होता है। इस ऑयल को ऑयल पंप खींचता है जिससे ऑयल इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तथा लुब्रिकेशन के बाद यह ऑयल फिर वापस ऑयल संप में आ जाता है। यह लुब्रिकेशन ऑयल एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। जो ऑयल संप होता है यह एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मशीन में घर्षण होगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने में आवाज़ होगी, उपयुक्त सभी के लिए। तो यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होता है कि मशीन में घर्षण होगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन के चलने में आवाज़ भी होगी। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता किससे संबंधित विशेषता है? ईंधन से, पिक्रिक अम्ल से, स्नेहन तेल से, उपरोक्त सभी से। तो आपको पता होगा कि जो श्यानता होता है यह आपका स्नेहन तेल से संबंध रखता है। तो जो श्यानता होता है यह तेल के आंतरिक घर्षण को या उसके बहाव के प्रतिरोध को माप को विस्कोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। गाढ़े तेल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और हल्के तेल की विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कम होती है। श्यानता को विस्कोसिटी मीटर या विस्कोसी मीटर द्वारा मापते हैं। तो विस्को मीटर द्वारा मापते हैं इसे। 579 नंबर क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट को
किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है? तो ये होता है कि एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद अथवा मशीन में भरे तेल की एक निश्चित अवधि के बाद, दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी हो। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ग्रीस गन, ग्रीन फिल्टर, ग्रीस पुशर, उपरोक्त सभी। तो किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वह रहता है ग्रीस गन। यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ग्रीस गन। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस संघनन व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? ग्रेफाइट, सोडियम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस संघनक व्यापक रूप से जो यूज किया जाता है वह रहता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठोस के रूप में सबसे ज़्यादा संघनक प्रयोग किया जाता है। और 82 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ग्रीस का जो ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र रहता है वह पेनीट्रोमीटर होता है। इससे क्या होता है कि यह ग्रेड नंबर को बताता है। माइक्रोमीटर द्वारा हम लोग सूक्ष्म लंबाई मापते हैं, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापते हैं, और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब, जो कि आपको पता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रोलर बियरिंग का संघनन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित संघनक की आवश्यकता होती है? अर्धठोस, ठोस, द्रव, संघनन तेल। तो रोलर बियरिंग का संघनन करने के लिए जिस संघनक की आवश्यकता होती है वह रहता है सेमी सॉलिड, यानी कि अर्ध ठोस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ग्रीस इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अर्ध ठोस के लिए ग्रीस का प्रयोग करेंगे। तो ग्रीस यहाँ पे अर्ध ठोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी इंजन में लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, घर्षण कम होता है, इंजन में शोर कम करने के लिए, पुर्जों को साफ सुथरा रखने के लिए। तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन से जिस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है वह रहता है कि पुर्जों को साफ सुथरा रखता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसा इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल का उद्देश्य डीजल का दहन अच्छी तरह से करने में प्रयोग नहीं करते। सॉरी, यहाँ पे पूछे हैं कि पूर्ति नहीं होती है ना, तो लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति, तो डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे घर्षण कम करने के लिए भी होता है, इंजन में शोर कम करने के लिए भी होता है, पुर्जों को साफ सुथरा भी रखता है लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है। लेकिन क्या होता है कि डीजल का दहन अच्छी तरह से करने में नहीं होने देता है। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो मिस्टेक हो गया था, हम समझे थे यहाँ पे नहीं है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि स्नेहन का प्रयोजन क्या है? गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण में वृद्धि करना, गतिमान पुर्जों के बीच तनाव में वृद्धि करना, गतिमान पुर्जों में घर्षण कम करना, पुर्जों को साफ सुथरा रखना। तो स्नेहन का जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना। 86 नंबर क्वेश्चन है, स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है? दाब संघनन द्वारा, संघनन तेल द्वारा, ईंधन के साथ मिले तेल द्वारा। सिलेंडर को चिकनाने की जरूरत नहीं होती है। तो स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति जिसके द्वारा चिकनाई जाती है वो रहता है कि इंजन के साथ मिले तेल के द्वारा चिकनाई जाती है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल के साथ ही ऑयल डाला जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेस ऑयल कहते हैं और रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एडेटिव से कहलाता है। शायद ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन है, स्वीट क्रूड ऑयल उस क्रूड ऑयल को कहा जाता है जिसमें किसका स्तर कम होता है? रेजिन्स का, गंधक का, कार्बन का, मीथेन का। तो स्वीट क्रूड ऑयल वह होता है जिस क्रूड ऑयल में क्या हो, आपका गंधक आपका कम हो। गंधक का स्तर अगर कम है तो वह स्वीट क्रूड ऑयल कहलाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, संयोजक तेल का तनुकरण किससे होता है? भाप द्वारा, ईंधन द्वारा, धूल जैसे ठोस मिलावट, ज्वलन से बचे पदार्थ। संयोजन तेल का तनुकरण जो होता है यह होता है ज्वलन से बने पदार्थ के द्वारा होता है। तो ज्वलन से बचे पदार्थ के द्वारा होता है ये। 590 नंबर क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? तरल, पेस्ट, ठोस,
इनमें सभी सत्य हैं। तो देखिए लुब्रिकेंट आपका सॉलिड रूप में भी होता है, पेस्ट रूप में भी होता है, ठोस रूप में भी होता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी सत्य हैं। और देखिए जो आपका तरल के रूप में रहता है तो आपको पता है जैसे कि मोबिल ऑयल हो गया, पेस्ट के रूप में आपको वो हो गया ग्रीस हो गया, ठोस के रूप में आपका ग्रेफाइट हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूब ऑयल की सतह का पता लगाया जाता है कैसे? पता लगाने की जरूरत नहीं है, डायल गेज के द्वारा, डिपिस्टिक से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी। तो ल्यूब ऑयल की सतह का जो हम लोग पता लगाते हैं वह डिपिस्टिक से लगाते हैं। तो इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की सतह का पता लगाने के लिए हम डिपिस्टिक या इंजन ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें निशान बने होते हैं, जिस निशान तक तेल लगा रहेगा वही ऑयल की सतह होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूब तेल अधिक श्यान होगा? तो देखिए जो ल्यूब ऑयल वही ज़्यादा श्यान होगा जिसका यस ए ई नंबर ज़्यादा हो। तो यस ए ई नंबर किसका ज़्यादा है? आपका 80 वाले का ज़्यादा है। यस ए ई मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, और यस ए ई नंबर जितना अधिक होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, और जिसका यस ए ई कम होगा उसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी उतना ही कम होगा। ल्यूब ऑयल में कार्बन होने का कारण क्या है? धूल कणों का मिश्रित होना, ल्यूब ऑयल का विखंडन, ऑयल संप को देखकर जली हुई गैसों के साथ ल्यूब ऑयल का मिश्रित होना। तो ल्यूब ऑयल में कार्बन होने का जो कारण है वो रहता है कि जली हुई गैसों के साथ ल्यूब ऑयल का मिश्रित होना, जिससे कार्बन की मात्रा बढ़ जाता है। ये 94 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसमें कि क्या होता है? जिससे ऑयल बाहर निकल सके, गैस बाहर निकल सके, उसमें के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध ना हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे क्या हो कि ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, क्योंकि धातु को गर्म करने पर कुछ विस्तार होता है, इसीलिए उसमें जगह छोड़ दी जाती है कि ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो। 95 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन रेडिएटर में ताप निम्नलिखित के द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इंजन रेडिएटर में जो ताप जिसके द्वारा स्थानांतरित करते हैं वह हम लोग स्थानांतरित करते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन यानी कि चालन और संवहन विधि द्वारा हम लोग इंजन रेडिएटर में ताप को स्थानांतरित करते हैं। तो चालन और संवहन यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन यहाँ पे सही होगा आंसर। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडिएटर के नियमित व यदाकदा रखरखाव में क्या शामिल है? ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो रेडिएटर के नियमित व यदाकदा रखरखाव में शामिल होते बाहर के भाग की एयर ब्लोइंग व पानी की धार से सप्लाई, क्योंकि पुरानी नालियों और पंखों को नियमित बदला नहीं जा सकता है। संतानवे नंबर क्वेश्चन है, यदि इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है? पिस्टन का टूटना, इंजन में नॉकिंग, बेयरिंग की खराबी, उपरोक्त सभी। तो इंजन में अगर पानी का स्तर कम रखा जाता है तो इसका रिजल्ट यह हो सकता है कि वह पिस्टन का टूट सकना, इंजन की नॉकिंग हो सकना, बेयरिंग का खराब होना, यह सभी हो सकता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना कैसी होती है? तो ये क्या कहलाती है? तो एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर जो बनी लहरिया धातु की संरचना होती है वह आपका फिंस कहलाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो इंजन रहता है मोटर बाइक में वो इसमें कुछ इस तरह से धारी धारी आपका बना होता है, इसमें से क्या होता है, इसी को हम लोग फिंस बोलते हैं, और इसमें से एयर पास करता है और जिससे इंजन क्या होता है, ठंडा होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में पर्याप्त कूलिंग ना करने से कौन सी समस्या आ सकती है? तो आपका प्रेग्निशन भी हो सकता है, नॉकिंग भी होता है, सीजिंग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इंजन में प्रेग्निशन हो सकता है, नॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा और इंजन की दक्षता भी कम हो जाएगी, यह सभी परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। 600 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग कहाँ पर होता है? ल्यूब ऑयल को दाब को नियंत्रित करने के लिए, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने के लिए, रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग हम लोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं? रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इंजन का कार्यकारी तापक्रम बना रहे, जिससे कि 1 नंबर क्वेश्चन है 601 नंबर, किसी बस में रेडिएटर पंखा हवा को खींचता है। तो रेडिएटर पंखा जो हवा को खींचता है बस के लिए
वह कहाँ से खींचता है, आगे से पीछे खींचता है। जब गाड़ी चलती है तो हमें रेडिएटर से टकराकर ठंडी होकर इंजन को ठंडा करती हैं। 602 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है किसके नियंत्रित करने में। तो ऑटोमोबाइल इंजनों में जो थर्मोस्टेट लगाते हैं वह हम लगाते हैं शीतलन तंत्र का तापमान को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं। 603 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। इसका निम्न घनत्व के कारण, उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण, उच्च क्वथनांक के कारण, आसानी से उपलब्धता। तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह इसलिए करते हैं कि आसानी से वह उपलब्धता। 604 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात तथा राट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक क्या है। घुलनशील तेल, पानी में घुलनशील तेल, खनिज तेल, शुष्क तेल। इस्पात व राट आयरन के लिए जो सबसे अच्छा शीतलक होता है वह रहता है पानी में घुलनशील तेल। एल्युमिनियम के लिए सबसे अच्छा शीतलक मिट्टी का तेल होता है तथा कास्ट आयरन पर कूलेंट के रूप में कंप्रेस एयर का प्रयोग करते हैं। और स्टील और राट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक क्या होता है, पानी में घुलनशील तेल। 605 नंबर क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी का प्रवाह कैसे होता है। तो देखिए जो रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है वह ऊपर से तले की ओर होता है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है, ऊपर से तले की ओर होता है। रेडिएटर के दो भाग होते हैं, इसके ऊपरी भाग को अपर टैंक तथा निचले भाग को लोअर टैंक कहते हैं और इन दोनों के बीच ट्यूब लगी होती है। 606 नंबर क्वेश्चन कि रेडिएटर पंप का कार्य क्या है। पानी को ठंडा करना, पानी को उबालने से बचाना, जल को परिचालित करना, इनमें से कोई नहीं। तो रेडिएटर पंप का जो कार्य होता है वह रहता है कि जल को परिचालित करना। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेडिएटर पंप का कार्य इंजन सिलेंडर के चारों ओर बने वाटर जैकेट से पानी गुजारने के लिए दाब डाला जाता है तथा इंजन में जल को परिचालित करता है। 607 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग किस कार्य के लिए होता है। वायु छानकर साफ करने के लिए, रेडिएटर को साफ करने के लिए, सिलेंडर को साफ करने के लिए, एग्जॉस्ट manifold को साफ करने के लिए। तो रिवर्स फ्लशिंग का जिस लिए हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं रेडिएटर को साफ करने के लिए। 608 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में लगाया गया वाटर पंप किस प्रकार का होता है। पेन टाइप, आयल बाथ टाइप, बेल्ट टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो ट्रैक्टर में लगाया गया जो वाटर पंप होता है वह रहता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। 609 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन तेल की एसई संख्या क्या है। 70, 80, 30 से 40, 20 से 25, 40 से 60। तो इंजन तेल की जो एसई संख्या होती है वह होता है 30 से 40 होता है। 610 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक तेल एसई 90 क्या है। तो एसई 90 जो होता है यह होता है कि एसई 40 से गाढ़ा है। सॉरी यहाँ पे ये 40 नहीं रहेगा, ये होगा 90 यहाँ पे होना चाहिए। तो इन सबसे एसई 90 की श्यानता अधिक होगी। स्नेहन तेल का उपयोग इंजन ऑयल के रूप में किया जाता है। 611 नंबर क्वेश्चन है, गैरेज को रिपोर्ट किए गए कार्य में इंजन का ओवर हीटिंग के लिए सही चेकिंग सीक्वेंस क्या है। इसके लिए सही चेकिंग सीक्वेंस होता है कि फैन बेल्ट, फिर वाटर लीक, ऑयल लीक, फिर टायर प्रेशर, फिर क्लच स्लीपेज, फिर ब्रेक्स। 612 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन के डट 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 भाग का स्नेहन दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है। क्रैंकशाफ्ट, बियरिंग, राकर आर्म, वाल्व राइस और पुश रॉड, टाइमिंग गियर। तो इंजन के वाल्व राइस और पुश रॉड भाग का स्नेहन दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टायर रबर इज मच मोर डट 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 देन स्टील। टायर रबर स्टील के आधिकारिक कैसा होता है। इलास्टिक, डक्टाइल, मेलिएबल, स्ट्रॉन्गर। तो टायर रबर इज मच मोर इलास्टिक देन स्टील। तो टायर रबर स्टील से अधिकारक प्रत्यास्थ होता है। छः सौ 14 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम इज ऑटोमोबाइल इज द। ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक इस्तेमाल स्नेहन प्रणाली क्या है। तो ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक इस्तेमाल स्नेहन प्रणाली जो होता है वह रहता है
स्प्लैश सिस्टम। तो इस प्रणाली में क्या होता है कि शाफ्ट या उससे जुड़े कोई अंग तेल में डूबा रहता है, जिससे गति के साथ संवहन की धारा अंग के चारों तरफ लगातार उछलती रहती है और तेल छिटक कर इंजन के सभी अंगों को जाता है। 615 नंबर क्वेश्चन है, द रेडिएटर कूलिंग पाइप्स इज यूजुअली मेड ऑफ। सामान्यतः विकिरण शीतलक पाइप किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम का, कॉपर का, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, स्टेनलेस स्टील का। तो विकिरण शीतलक पाइप जो होता है यह बनाया जाता है कॉपर का। यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कॉपर का। 616 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हीकल्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड। वाहनों में किस प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, बोथ एयर भी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जी देखिए, वाहनों में हम लोग जो यूज करते हैं वह आपका एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग दोनों यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राई एंड वेट टेस्ट आर यूज्ड फॉर। ड्राई और वेट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो ड्राई और वेट टेस्ट हम लोग जो यूज करते हैं वह मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर, संपीड़न दाब मापने के लिए करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच इज मोर विस्कस ल्यूब ऑयल। किसकी श्यानता ज़्यादा है आपको बताना है। तो आप जिसका ऐसे ही ज़्यादा होगा वह ज़्यादा श्यान होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही 80 सबसे ज़्यादा श्यान होगा। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।